अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो लॉग एड स्पेशल होने वाली है और ये लॉग एड सीरीज़ का सेकंड लेसन है जिसमें हमने सिविल प्रोसीजर कोड को स्टार्ट किया हुआ था। तो इससे पिछली वीडियो में मैं प्रीएम्बल टू सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज ऑफ सीपीसी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज की वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 हमारा डील करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ कोड से। इसका मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि सबॉर्डिनेशन होता है मातहत होना, किसी के इन्फीरियर होना, किसी के नीचे होना। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स का मतलब है कि अदालतें जो हैं वो एक दूसरे के मातहत हैं। लॉग एड के स्टूडेंट के लिए मेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पेपर में स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन्होंने एक ब्लैंक दे दी और नीचे ऑप्शन दे दिए, तो आपने कीवर्ड्स को माइंड में रखना है। हर डेफिनेशन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने सेक्शंस का और कीवर्ड्स को माइंड में रखें कि इस डेफिनेशन में, इस सेक्शन में क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इन्फीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो सिविल कोर्ट है वो इन्फीरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट के, मातहत है हाई कोर्ट के, और सिविल कोर्ट मातहत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वो कोर्ट्स जो स्मॉल क्लेम्स और माइनर ऑफेंसेस के साथ डील करती हैं वो सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कौन सी सेक्शन डील करती है। तो इसमें आप सेक्शन 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड पे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबॉर्डिनेट है, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट। सिविल कोर्ट किसके सबॉर्डिनेट है, आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस किसके सबॉर्डिनेट है, आप बताएंगे बोथ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 4 जो कि सेविंग्स से डील करता है। इसमें वो कहता है, इसका जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉज हों वहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉज को वैल्यू दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी रादर देन सिविल प्रोसीजर कोड। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू मैटर्स के लिए रेवेन्यू कोड्स बना दी गई हैं। बेशक रेवेन्यू मैटर्स जो हैं वो सिविल नेचर के हैं बट उनके लिए एक स्पेशल लॉ बना दिया गया है जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट है या लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं, और स्पेशल रेवेन्यू कोड्स बना दी गई हैं। अब जहाँ पे कोई स्पेशल या लोकल लॉ बना दिया गया है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वहाँ पे वो स्पेशल और लोकल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब ये होता है कि जब तक कि किसी लॉ में आपको स्पेसिफिकली नहीं बता दिया जाता तब तक क्या होगा, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द स्पेशल और लोकल लॉ। इसका मतलब ये कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो स्पेशल और लोकल लॉ की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर है, उसको लिमिट नहीं कर सकता, उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता। जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि रेवेन्यू मैटर्स के लिए रेवेन्यू लॉज हैं, फैमिली के लिए फैमिली लॉज हैं, तो बेशक वो सिविल नेचर के हैं बट वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ किसी एग्रीकल्चरल मैटर से रिलेटेड लैंड होल्डर या लैंड लॉर्ड को कोई रेमेडी प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड उस लॉ की, उस स्पेशल लॉ की पावर को लिमिट नहीं कर सकता या उस रेमेडी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता कि भाई जी सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं होगा। कीवर्ड्स को आपने याद रखना है कि क्या नहीं कर सकता, कोड लिमिट नहीं कर सकता स्पेशल और लोकल लॉ को और उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 5 है जो कि डील करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स। इसका मतलब ये कि क्या सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो रेवेन्यू कोड्स पे अप्लाई होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू मैटर्स के लिए रेवेन्यू लॉ अलग बनाया गया है और रेवेन्यू कोड्स भी अलग बनाई गई हैं, तो वहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेगा, यानी रेवेन्यू लॉ जो है वहाँ पे अप्लाई होगा, सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। तो अब यहाँ पे उसने कहा है
कि क्या सीपीसी अप्लाई हो सकती है रेवेन्यू कोड्स पे। तो पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू कोड्स होता क्या है। तो यहाँ पे सब क्लॉज 2 में उसने बताया है कि ऐसी कोड्स जो एग्रीकल्चरल पर्पस या एग्रीकल्चरल मैटर से रिलेटेड कोई केस सुनती हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड कोई रेवेन्यू मैटर जो है वो जिस अदालत में सुना जाता है वो अदालत होती है रेवेन्यू कोर्ट। अब हम देखते हैं कि क्या रेवेन्यू कोर्ट में सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स जो है उसके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो तब अप्लाई होगा व्हेन द स्पेशल एनेक्टमेंट एप्लीकेबल टू दैम इज साइलेंट, जब स्पेशल एनेक्टमेंट यानी वो स्पेशल लॉ जो है वो साइलेंट है किसी पर्टिकुलर मैटर पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसने उसका प्रोसीजर भी बताया। उसमें उसने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो नोटिफिकेशन जारी करेगी अपने ऑफिशियल गैजेट में कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है इसके ऊपर ये स्पेशल लॉ स्पेशल एनेक्टमेंट साइलेंट है और यहाँ पे सीपीसी अप्लाई होगा। और सीपीसी एज इट इज़ अप्लाई नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी की जाएंगी, उसमें चेंजिंग्स की जाएंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स को याद रखना है। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू कोड से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो आप बताएंगे सेक्शन 5। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी और बताएगी कि आपने सीपीसी को इस कोड को अप्लाई करना है बट विद मॉडिफिकेशंस। और इसका भी आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया कि रेवेन्यू कोड्स तब अप्लाई होंगी जब साइलेंट होगी स्पेशल एनेक्टमेंट। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 6 है जो कि है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अब पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है मालियाती दायरा इख्तियार की किसी अदालत के पास कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो कितनी हद तक के कितनी मालियत तक के दावे को सुन सकती है। अब यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि जब तक कि किसी लॉ में स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली आपको बता नहीं दिया जाता तब तक क्या होगा कि कोर्ट्स को ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या अपनी लिमिट से ऊपर तक के दावे सुने। इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है नथिंग हेयर इन कॉन्टेन शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, यानी यहाँ पे लॉ बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं देता ओवर द सूट द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीड्स द पिक्यूनरी लिमिट, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा है, उसको एक्सीड कर रही है। फॉर एग्जांपल सिविल जज 3rd क्लास के पास 1 मिलियन तक के दावे सुनने की इजाज़त है, वो 1 मिलियन से ऊपर तक का रिलीफ किसी को नहीं दे सकती, वो 1 मिलियन तक का रिलीफ देगी। तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। सेक्शन 6 जो है वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है। नेक्स्ट सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है वो ओमिटेड हैं और वो हमारे लॉ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 जो कि डील करता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 जो है बार टू ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। इसमें वो कहता है कि सिविल कोर्ट के पास हर तरह के सिविल के दावे सुनने की इजाज़त है, पावर है, वो हर तरह का सिविल सूट सुन सकती है सिवाय उन सूट्स के जिनकी कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दी गई है, यानी लॉ के अंदर एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि सिविल कोर्ट ये दावा नहीं सुन सकती, या फिर उन दावों को नहीं सुन सकती जिनके लिए कोई जनरल या स्पेशल लॉ बना दिया गया है, जिस तरह से फैमिली लॉ बना दिया गया है, रेवेन्यू लॉ बना दिया गया है, बैंकिंग कोर्ट्स बना दी गई हैं। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल कोर्ट है वो हर तरह के सिविल नेचर के दावे सुन सकती है एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, सिवाय उन सूट्स के जिनकी कॉग्निजेंस या जिनका इख्तियार जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया। बार होता है रोक लगाना, पाबंदी लगाना। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी कहता है कि अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइडेड है तो कोर्ट जो है उस सूट को दोबारा से ट्राई नहीं कर सकती, ये बार लग चुकी है। इसी तरह से सेक्शन 11 रेस्ट सब जुडिस कहता है कि एक केस जो एक अदालत में पेंडिंग है तो दूसरी अदालत में उस केस को दोबारा से दायर नहीं किया जा सकता, और वो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो उस नए फ्रेश सूट को नहीं सुन सकती ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ फॉर्मर सूट। तो ये भी एक बार है। इसी तरह से हमारे लॉ ने सेक्शन 144 में एक बार लगा दी है कि जो रिलीफ हम एप्लीकेशन फाइल करने से ले सकते हैं वो हम एक फ्रेश सूट फाइल करके नहीं लेंगे, उसके लिए हम कोई फ्रेश सूट एक दावा नहीं दायर करेंगे अगर कोई रिलीफ हमें कोई एप्लीकेशन फाइल करने से मिलता है। तो ये भी एक बार है। और अमेंडमेंट के बाद जो चीज़ इसमें एडअप की गई है वो ये है और फॉर विच अ जनरल
जनरल और स्पेशल लॉ इज़ इन फोर्स। इसका मतलब ये कि जब किसी मैटर पे एक स्पेशल लॉ बना दिया गया है वहाँ पे भी सिविल कोर्ट जो है उस मैटर को नहीं सुन सकती। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू लॉज जो हैं वो बना दिए गए हैं, उनके लिए एक स्पेशल फोरम बना दिया गया है जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे अब वो जो रेवेन्यू मैटर है बेशक वो सिविल नेचर है बट उसको सुनेगी कौन? रेवेन्यू कोर्ट। तो सिविल कोर्ट जो है वो उस मैटर को नहीं सुन सकती क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लॉ जो है वो बना दिया गया है। तो सेक्शन 9 में भी आपको कीवर्ड्स को याद रखना है कि सेक्शन 9 डील करता है बार एंड ज्यूरिसडिक्शन से, और नेक्स्ट उसमें इस स्टेटमेंट को एज अ ब्लैंक भी यूज़ कर सकता है कि सिविल कोर्ट हर तरह के सिविल नेचर के सूट सुन सकती है एक्सेप्ट दोज हुज कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। इसको भी एज एन ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है और जनरल और स्पेशल लॉ को भी एज एन ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 10 जो डील करता है स्टे ऑफ सूट के साथ, जिसको हम रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ रेस्ट सब जुडिस का। इसमें वो कहता है कि जब एक दावा किसी अदालत में चल रहा है, पेंडिंग है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो पार्टीज़ जो हैं वो सेम सूट वही दावा किसी दूसरी अदालत में एट अ टाइम नहीं चला सकती। तो जो बाद वाली अदालत है जिसमें बाद में दावा दायर किया जाएगा वो अदालत जो है उस सूट पे स्टे लगा देगी। वो कहेगी कि भाई आपका यही दावा किसी दूसरी अदालत में पहले से चल रहा है। तो इस सेक्शन का मकसद यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना, कि एक ही मैटर पे एक ही इशू पे बार बार जो है वो लोग अदालतों में ना फिरते रहें, तो एक ही अदालत से वो अपना फैसला लें जो कि कंक्लूसिव हो। तो इस सेक्शन 10 में आपको कीवर्ड्स को याद रखना है कि मैटर इन इशू जो है वो सेम होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए सूट्स का, दोनों सूट्स का। यानी एक दावा जो हमने पहले दायर किया है उसका टाइटल और बाद वाले दावे का टाइटल। टाइटल क्या होता है? जो नाम होता है ना, ABC वर्सेस XYZ, तो वो टाइटल दोनों सूट्स का सेम होना चाहिए। और उनका जो इशू है, जो झगड़ा है, मतलब जो रिलीफ हम मांग रहे हैं, वो भी सेम होना चाहिए पहले और बाद वाले दावे में। तो MCQs किस तरह से आ सकता है? इसमें वो पूछ सकता है कि पेंडेंसी ऑफ सूट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है, तो आपने बताना है सेक्शन 10। इस तरह से भी पूछ सकता है स्टे ऑफ सूट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है, आपने बताना है सेक्शन 10। रेस्ट सब जुडिस से कौन सा सेक्शन डील करता है, आपने बताना है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 का जो क्रस्ट है वो यही है कि जब एक सूट जो है वो एक अदालत में चल रहा है तो उसी सूट को हम किसी दूसरी अदालत में दायर नहीं कर सकते अगर उसमें इशू भी सेम है, पार्टीज भी सेम है और टाइटल भी सेम है। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक पार्टी जो है अपने उसी सूट को बाद में दोबारा किसी अदालत में दायर करती है तो वहाँ पे स्टे लग जाता है और वो जो कोर्ट है वो उस ट्रायल को, उस सूट को प्रोसीड नहीं करेगी, उसको डील नहीं करेगी। नेक्स्ट हम सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है कि अगर कोई सूट, अगर कोई दावा फॉरेन कोर्ट में यानी बाहर के मुल्क की किसी अदालत में पेंडिंग है, वहाँ पे चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका, तो वो जो है पाकिस्तानी कोर्ट को उसी सेम सूट को सुनने के लिए प्रिक्लूड नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ चुका है कि फॉरेन कोर्ट्स को हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया। तो चाहे वहाँ पे कोई दावा चल रहा है या नहीं चल रहा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही सेम इशू हमारे पाकिस्तान में भी लाया जाता है तो पाकिस्तानी अदालत उसको डील कर सकती है और फॉरेन कोर्ट में उसकी पेंडेंसी जो है वो मैटर नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 11 जो कि डील करती है रेस जुडिकाटा से, जो कि सेक्शन 11 का प्रिंसिपल है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में ये कहता है कि जब एक सूट, एक केस एक अदालत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो फिर कोई भी कोर्ट उसी सेम सूट को दोबारा से नहीं सुन सकती। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक इशू जो है वो 2022 में डिसाइड हो चुका है, एक केस का फैसला उन्होंने 2022 में एक अदालत से ले लिया है। अब वही मिस्टर ए और मिस्टर बी 2023 के अंदर उसी इशू को दोबारा जो है वो किसी केस में वही सूट फाइल नहीं कर सकती। तो इसमें वो कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। तो वो कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसा सूट जो है उसको ट्राई नहीं करेगी, उसका ट्रायल नहीं चलाएगी जो कि ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड है, जो कि पहले से डिसाइड हो चुका है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को मैं इन डिटेल अपनी एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वो भी फॉलो कर लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं आपको MCQs के हवाले से बता रही हूँ कि रेस जुडिकाटा जो है फाइनली डिसाइडेड सूट्स पे लगता है कि जो फैसला एक बार ले लिया अब उसके ऊपर दोबारा से केस दायर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे MCQs के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है कीवर्ड्स को आपको याद रखना है कि रेस जुडिकाटा जो है डिसाइडेड सूट पे अप्लाई होता है और इसमें कीवर्ड्स हैं कि सेम पार्टी
पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और उसके बाद जो केस है वो फाइनली हर्ड और डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में उसने बेसिकली ये बताया कि फॉर्मर सूट से क्या मुराद है। इस सेक्शन में फॉर्मर सूट का क्या मतलब है, तो इसमें वो कहता है ऐसा सूट, ऐसा दावा जो पहले डिसाइड हुआ, चाहे वो दायर पहले हुआ या बाद में हुआ, बट वो डिसाइड पहले होना चाहिए, वो होगा फॉर्मर सूट। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक दावा जो है 2021 में दायर किया। अब बाद में उन्होंने 2022 के अंदर वही सूट जो है दोबारा से दायर कर दिया किसी दूसरी अदालत में मिस्टर बी के खिलाफ, लेकिन जो 2022 में दावा दायर हुआ उसका फैसला पहले आ गया और जो दावा 2021 में जो पहले दायर हुआ उसका फैसला अभी तक नहीं आया। तो जो दावा पहले डिसाइड हुआ, यानी पहले दायर हुआ नहीं, जो पहले डिसाइड हुआ वो होगा फॉर्मर सूट, चाहे वो पहले सब्स्टिट्यूट किया गया हो या ना किया गया हो, बट अगर वो प्रायरली डिसाइड हो चुका है तो वो होता है फॉर्मर सूट। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 है जो कि डील करती है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में। इसमें वो कहता है कि जिस कोर्ट से हमने पहले फैसला लिया है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। तो इसमें आपने कीवर्ड याद रखना है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट शैल बी डिटर्मिन्ड। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को हम कंसीडर करेंगे, ये नहीं होगा कि जिस अदालत से हमने पहले फैसला लिया है, जो डिसीजन लिया है, जो डिक्री ली है, वो कोर्ट उस डिक्री को पास करने की कॉम्पिटेंट ही ना हो, तो वो कॉम्पिटेंसी मैटर की जाएगी कि जिससे हमने फैसला लिया है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन 3 है। इसमें वो कहता है कि फॉर्मर सूट के अंदर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं या जो क्लेम्स उन्होंने किए हैं, एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी अपनी रिटन प्लेंट के अंदर उस एलिगेशंस को या तो डिनाई करे या एडमिट करे। डिनाई होता है इनकार करना और एडमिट होता है मानना। यानी अगर मिस्टर ए ने ये बोला है कि मिस्टर बी ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं और वो दे नहीं रहा, तो मिस्टर बी या तो इससे इनकार करे या इसको एडमिट करे कि हाँ मैंने पैसे देने हैं। तो इसकी भी आपने वर्डिंग याद रखनी है कि फॉर्मर सूट के अंदर जो मैटर रेज किए गए हैं, जो एक पार्टी ने अलेज किए हैं, दूसरी पार्टी ने या उनको डिनाई करना है या उनको एडमिट करना है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन 4 जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से डील करता है। इसमें वो कहता है कि जो इश्यूज जो हैं वो एक पार्टी को अपनी प्लेंट के अंदर या रिटन स्टेटमेंट के अंदर रेज करने चाहिए थे और उन्होंने नहीं किए, तो उनको यही समझा जाता है कि ये इससे पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है और ये इश्यूज या ये जो मैटर्स हैं ये डिसाइड हो चुके हैं पार्टीज के दरमियान। तो जो रिलीफ एक सूट में मांगने चाहिए और पार्टी नहीं मांगती, तो कोर्ट यही कंसिडर करती है कि ये इससे कोई एतराज़ नहीं और इसको ये चीज़ नहीं चाहिए, ये रिलीफ नहीं चाहिए, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा लग जाता है कि फिर बाद में हम उस रिलीफ के लिए नया सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इसमें वो कहता है द मैटर विच माइट और ought टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। इसमें वो कहता है कि वो मैटर्स जिनको डिफेंस और अटैक के तौर पे यूज़ किया जा सकता था। यहाँ पे डिफेंस का मतलब ये कि अगर प्लेंटिफ अपनी प्लेंट के अंदर डिफेंडेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा देता है या कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है और प्लेंटिफ उन एलिगेशंस को डिनाई नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, ये नहीं कहता कि भाई ऐसी बात नहीं है और वहाँ पे अपना डिफेंस नहीं करता, अपने आप को बचाता नहीं है, तो फिर बाद में वो एक नए सूट को फाइल करके डिफेंस नहीं ले सकता। और अटैक का मतलब ये कि जहाँ पे एक प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा के अटैक कर सकता था और वो उस प्लेंट पे नहीं करता, तो बाद में उसके लिए वो नया दावा दायर नहीं कर सकता। तो इसमें भी आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं जो इश्यूज रेज करने चाहिए थे। ओ का मतलब होता है चाहिए, तो जो इश्यूज रेज किए जा सकते थे, जो करने चाहिए थे, अगर उनको डिफेंस और अटैक के तौर पे नहीं रेज किया जाता तो फिर यही समझा जाता है कि ये मैटर्स डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो है वो डिसाइडेड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन 5 है जिसमें वो कहता है कि अगर प्लेंटिफ किसी प्लेंट में कुछ रिलीफ मांगता है अदालत से, तो फिर अदालत अगर किसी एक पॉइंट पे उसको रिलीफ नहीं देती और उसको डिक्री में ऐड नहीं करती, तो फिर यही समझा जाता है कि कोर्ट ने उस रिलीफ को रिफ्यूज़ कर दिया है, उस क्लेम को रिफ्यूज़ कर दिया है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर 3-4 एलिगेशंस लगा के केस फाइल करती है और कोर्ट को कहती है कि मुझे इससे ये भी रिलीफ लेके दिया जाए, ये भी रिलीफ लेके दिया जाए, ये भी रिलीफ लेके दिया जाए। और अगर कोर्ट जो है उसमें से 1 या 2 रिलीफ उसको लेके देती है और एक रिलीफ पे खामोश हो जाती है, तो फिर मिस्टर ए जो है दोबारा से वो 3rd रिलीफ लेने के लिए केस फाइल नहीं
कर सकता। इसमें भी आपको कीवर्ड याद रखने हैं, एनी रिलीफ क्लेम इन अ प्लेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, जो डिक्री में फैसले में नहीं दिया जाता कोई रिलीफ, शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज, तो यही समझा जाता है कि ये रिफ्यूज कर दिए हैं कोर्ट ने। तो एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से डील करता है, और एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 11 जो है वो रिफ्यूजल ऑफ एनी रिलीफ से डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन 6 है जो रिप्रेजेंटेटिव सूट से डील करता है। इसमें वो कहता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे प्लेंटिफ हों और बहुत ज़्यादा सारे डिफेंडेंट हों, तो वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर में सूट फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 1 रूल 8 के अकॉर्डिंग। जिस तरह से एक केस में बहुत ज़्यादा सारे प्लेंटिफ हैं, A, B, C, D, E, बहुत ज़्यादा सारे प्लेंटिफ हैं, और उनमें से मिस्टर ए जो हैं वो कहते हैं कि मैं B, C, D के बिहाफ पे केस लड़ता हूँ। तो अगर वो मिस्टर B, C, D जो हैं मिस्टर ए को इजाज़त दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करें, तो कल को B, C, D जो हैं वो कल को उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नया दावा नहीं दायर करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने तो दावा दायर नहीं किया, मिस्टर ए ने हमारे बिहाफ पे दावा दायर किया था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मिस्टर ए को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है तो कल को वो उसी इशू के ऊपर, उसी मैटर के ऊपर दोबारा से दावा दायर नहीं कर सकते। यहाँ पे रेस जुडिकाटा की बार लग जाती है। तो यहाँ पे हम इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड, लिटिगेट होता है दादरसी लेना अदालत से या केस फाइल करके कोई रिलीफ लेना। इसमें पर्सन्स की उसने बात की है, यानी एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे केस लड़ते हैं नेक नियति के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और ऑफ प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट होता है जिस तरह न्यूसेंस किसी ने क्रिएट कर दी और ज़्यादा सारे लोगों का राइट इन्फ्रिंज हो गया, पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज हो गया, जैसे कि रोड पे कोई गड़ा वगैरह खोद देते हैं, तो वहाँ पे भी एक बंदा जो है पूरे मोहल्ले वालों की या इलाके वालों की बिहाफ पे केस जो है वो फाइल कर सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर। तो इसी तरह से प्राइवेट राइट जो है इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से एक केस में बहुत ज़्यादा सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट प्रॉपर्टी का केस है, 6-7 बहन भाई हैं, उन्होंने किसी एक पर्सन के ऊपर केस फाइल करना है कि इसने हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, तो उसमें से भी कोई एक जो बहन या भाई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर में अपने बाकी बहन भाइयों के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है। तो इसमें उसने यही कहा है कि अगर कोई लोग, कोई पर्सन्स जो हैं वो किसी दूसरे के बिहाफ पे फॉर देमसेल्व्स और अदर्स, अपने लिए और किसी दूसरे के बिहाफ पे एक कॉमनली एक सूट फाइल करते हैं, चाहे वो पब्लिक राइट से रिलेटेड हो या प्राइवेट राइट से रिलेटेड हो, तो उन सब पर्सन के ऊपर रेस जुडिकाटा लग जाता है। ऑल पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब ये कि वो लोग जिनके बिहाफ पे वो केस लड़ा जा रहा है उन सब को भी लिटिजेंट समझा जाएगा कि भाई ये दावे में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर ये नहीं है कि वो एक बंदे को अपना रिप्रेजेंट चुन के फिर उसी केस को, उसी मैटर को अलग से एक अदालत में ले जाएं, तो उनकी हद तक रेस जुडिकाटा लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 12 है बार टू द फर्दर सूट। इसमें वो कहता है वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, जहाँ पे एक प्लेंटिफ को प्रिक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बाय रूल्स के ज़रिए कि वो नया दावा दायर नहीं कर सकता, फर्दर सूट मज़ीद दावा दायर नहीं कर सकता। रूल्स के थ्रू किस तरह से प्रिक्लूड किया जाता है, जिस तरह से ऑर्डर 2 का रूल 2 हमें ये कहता है कि अगर एक पर्सन जिसको एक केस के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई रिलीफ मांगना चाहिए था और वो नहीं मांगता, तो फिर उसके लिए वो नया दावा दायर नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में एक एग्जांपल दी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा था और साथ ही साथ रेंट नहीं दे रहा था, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के खिलाफ सूट फाइल किया, बट उस सूट के अंदर उन्होंने सिर्फ कब्जा मांगा, उन्होंने अपना रेंट नहीं मांगा। तो फिर वहाँ पे मिस्टर बी को चाहिए था कि जितना भी उसको एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो रिलीफ चाहिए थे वो उसी एक प्लेंट में, उसी एक दावे में लिख के मांगता, और अगर उसने उस दावे के अंदर रेंट नहीं मांगा, उसको छोड़ दिया, तो अदालत यही समझेगी कि मिस्टर बी को रेंट चाहिए ही नहीं। अब मिस्टर बी जो है वो प्रिक्लूडेड है, वो उसको रोक लगा दी गई है, बार लगा दी गई है ऑर्डर 2 रूल 2 के ज़रिए कि वो फिर नया दावा दायर नहीं कर सकता मिस्टर ए से रेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे रूल्स का मतलब यही है कि अगर सीपीसी के किसी रूल के अंदर, किसी ऑर्डर के रूल के अंदर किसी प्लेंटिफ के ऊपर रोक लगा दी गई है कि वो फर्दर सूट नहीं दायर कर सकता, तो फिर क्या होगा, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन। तो फिर वो जो प्लेंटिफ है जिसको प्रिक्लूड किया गया है वो इंटाइटल नहीं होगा, वो अहल नहीं होगा दोबारा से उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दावा दायर करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 है, जो कि हमें ये कहता है कि जहाँ पे किसी पर्सन को ये लगता है कि किसी बंदे ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के थ्रू अदालत से फैसला लिया है, डिक्री ली है या ऑर्डर लिया है, तो वहाँ पे वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है, उस ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ जो है वो अदालत को मिस रिप्रेजेंट करता है और डिफेंडेंट का गलत एड्रेस बता देता है, और वो जो पेशी के लिए नोटिस सर्व होते हैं वो किसी गलत एड्रेस पे सर्व होते रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो अदालत को मिस रिप्रेजेंट करके गलत एड्रेस बता के वो एक्स पार्टी जो है वो डिक्री पास करवा लेता है। तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो कल को अगर उसे पता चलता है तो वो कोर्ट में आके ये भी कह सकता है कि डिफेंडेंट ने मेरा गलत एड्रेस जो है वो बताया, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ इस तरह से दावा दायर हुआ है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। और मिस रिप्रेजेंट इस तरह से हो सकता है कि अगर कोई पार्टी फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवा के, कोई गलत नकली जाली दस्तावेजात बना के अदालत को गुमराह करके कोई फैसला लेती है, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड में आ जाता है। और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब इस तरह से होगा कि अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लेकिन वहाँ पे पार्टी को कोई फ़ायदा है कि यहाँ पे मुझे कोई रिलीफ जो है वो अच्छे तरीके से मिल सकता है, तो वहाँ अदालत की जुरिस्डिक्शन लेने के लिए, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए वो उस अदालत में केस दायर करता है। और बाद में जो डिफेंडेंट है वो ये इशू रेज कर सकता है कि भाई आप, अदालत के पास तो इस सूट को सुनने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तो वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए प्लेंटिफ ने ये केस जो है यहाँ पे दायर किया है, इसमें प्लेंटिफ की अपनी बदनीयती शामिल है। तो वहाँ पे वो पर्सन जो है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेसिस पे वो जो डिक्री किसी ने ली है उसको चैलेंज कर सकता है। बट उसके आगे उसने प्रोसीजर बताया कि वो किस तरह से उसको जो है वो चैलेंज करेगा। उसके लिए वो नया दावा दायर नहीं करेगा, फ्रेश सूट नहीं फाइल करेगा। उसमें वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा उसी अदालत में जिसने वो डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर पास किया है। उसमें वो अदालत को कह सकता है कि भाई आपने ये जो डिक्री या ऑर्डर पास किया है ये फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेसिस पे है। उसको फिर उसको ऑनर्स ऑफ प्रूफ भी उसी पे उसको ये साबित करना पड़ता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स भी आपको याद रखने हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। और वो ये भी पूछ सकता है कि 12(2) के अंदर पर्सन किस चीज़ को चैलेंज कर सकता है, तो वो चैलेंज कर सकता है वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को। और उसमें वो ये भी पूछ सकता है कि 12(2) का रिलीफ जो है वो सूट फाइल करके लिया जा सकता है या एप्लीकेशन फाइल करके। तो उसमें आप बताओगे कि एप्लीकेशन फाइल करके वो रिलीफ लिया जाता है। तो ये था हमारा लॉग एड सीरीज़ का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।